गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर चॉइस में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका इंतजार अब खत्म हुआ क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का पहला चैप्टर जो कि है फिजिक्स से। फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग साइंस के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं कि आखिर साइंस है क्या, साइंस की कितनी शाखाएं होती हैं, साइंस के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, और जो साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान की परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, विज्ञान तो प्रयोगों द्वारा, इसका डिफिनेशन यही कहता है कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध किए गए क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस विषय में हम लोगों को ब्रह्मांड की अथाह वस्तुओं के बारे में अध्ययन करने को मिलता है, प्रयोग करके सिद्ध करने को मिलता है, उसी सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक सा एक डिफिनेशन। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कुछ, कि जैसे कि विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान के जो जनक है वो किसको कहा जाता है? तो विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है क्योंकि साइंस में इनका योगदान सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा योगदान इन्होंने ही दिया है साइंस में। ठीक है, इसलिए इनको साइंस का पिता यानी कि फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो जो हमारा विज्ञान शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक के एक शब्द, ग्रीक भाषा के एक शब्द साइंसिया से। किससे? साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है टू नो यानी कि जानना। कहने का मतलब यह है कि हम लोग साइंस से हम लोग को क्या मिलता है? सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग को सारे पदार्थ के बारे में, ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है इसके बारे में, जीव जंतुओं के बारे में सीखने को मिलता है। ठीक है, इसी को हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक, तो साइंस की हमारी 3 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती है? 3। कौन कौन? पहला है भौतिकी, साइंस का जो पहला शाखा है वो क्या है? भौतिकी। इसको इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स कहते हैं। दूसरा है रसायन शास्त्र, इसको इंग्लिश में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। और जो तीसरा है वो है जीव विज्ञान, इसको हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो क्लास 10th में हम लोग विज्ञान की इन्हीं 3 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी यानी कि फिजिक्स, दूसरे नंबर पर हम लोग रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, और तीसरे नंबर पर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं सिर्फ भौतिकी और रसायन शास्त्र को ही पढ़ाऊंगा, और जो बायोलॉजी है वो सौरभ सर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई हमारी मैम क्या करेंगी? आपको जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पढ़ाएंगी। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग फिजिक्स के बारे में भी एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि आखिर फिजिक्स है क्या, फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी। फिजिक्स तो फिजिक्स प्राकृतिक विज्ञान की यानी भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ, उसके मूलभूत घटकों और पदार्थ के कण के गति,
ऊर्जा, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी ब्रह्मांड में घट रही घटनाएं हैं, यानी कि ब्रह्मांड कैसे व्यवहार करता है, इसी सब्जेक्ट में हम लोग को देखने को मिलता है कि ब्रह्मांड कैसे व्यवहार करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में हम लोग को किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है, ब्रह्मांड के व्यवहार के बारे में, ब्रह्मांड के कार्य के बारे में, जैसे कि प्लेनेट कैसे मूव करते हैं, हम लोग कैसे गति करते हैं, हम में कौन सी ऊर्जाएं पाई जाती है, ये सारी चीज के अध्ययन हम लोग फिजिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फिजिक्स के जनक यानी कि पिता, फादर, किसे कहा जाता है? आप लोग को पता है कि फिजिक्स के फादर यानी कि भौतिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? नहीं ना। तो देखिए, फिजिक्स के पिता जो है हमारे सर आइजक न्यूटन है। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। क्योंकि इन्होंने फिजिक्स के, ये बहुत ही बड़े फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, भौतिक के ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने फिजिक्स में बहुत सारे नियमों का प्रतिपादन किया। बहुत सारे ऐसे नियम हैं फिजिक्स में जो पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को, वो इनके द्वारा दी गई है। सबसे ज्यादा योगदान इनका ही रहा है। इसीलिए हम लोग सर आइजक न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है वह फ्यूसियस से हुई है। किससे हुई है? फ्यूसियस शब्द से है, जो कि एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसियस से हुई है जिसका अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक सी जानकारी हमारे फिजिक्स के बारे में और साइंस के बारे में। चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स के क्लास 10th का, वो है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम, जाहिर सी बात है कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में और उसके फेनोमेना परिवर्तन के बारे में। जो हमारा लाइट है वो 5 प्रकार के फिनोमिना करता है। ठीक, लेकिन हम लोग क्लास 10th में सिर्फ 2 ही फिनोमिना के बारे में जानेंगे। वो कौन कौन है? परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। लाइट बहुत सारी हरकतें करती है, लेकिन मुख्य रूप से 5 हरकत करती है। कौन कौन? एक परावर्तन और एक अपवर्तन। अभी हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग सिर्फ परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा गलती से इधर उधर दब गया, सॉरी इसके लिए। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश, यानी कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर प्रकाश नहीं रहेगी तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, ये सारी चीजों को आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण को लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रकाश के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि प्रकाश कैसा कैसा हरकत करती है, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, हम में भी गुण है कि भाई हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप में भी कुछ गुण होगा, आप में भी कुछ टैलेंट होगा। वैसा ही टैलेंट, वैसा ही गुण कुछ प्रकाश में भी होता है, लाइट में भी होता है। ठीक है, तो जो प्रकाश का पहला गुण आप सब देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में क्या करती है? गमन करती है, मूव करती है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया सूर्य। क्या हो गया? सूर्य यानी सन। ये एक प्रकाश स्रोत है। यहां से इसकी जितनी भी लाइट की रेज निकलेंगी वे सारी किसी दिशा में निकले, वे सीधी ही निकलेंगी। हमेशा कैसी निकलेंगी? सीधी निकलेंगी। या ये नहीं कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी निकलेंगी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी कभी नहीं निकलती है, हमेशा सीधी ही निकलती है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय
तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंग है तो जाहिर सी बात है कि इसे संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। ये किसी भी माध्यम में आ सकती है और जा सकती है, या फिर उसमें मूव कर सकती है। ठीक, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी चलती है, प्रकाश वायु में भी चलती है, प्रकाश जल में भी चलती है। ठीक, हर एक जगह मूव करती है। क्यों? क्योंकि यह क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो प्रकाश का कण होता है, जो प्रकाश का कण होता है वह कैसा होता है? फोटोन के रूप में होता है। कैसे होता है? फोटोन के रूप में। ठीक, इसीलिए यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि इसका कण जो होता है फोटोन के रूप में होता है। ठीक है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। क्या बनाता है? छाया बनाता है, तीक्ष्ण। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देंगे तो इसकी क्या बनेगी? छाया बनेगी, शैडो बनेगी। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अगर धूप में आप लोग चलिएगा तो आपके साथ साथ आपकी परछाई भी चलती है। किसके कारण? क्योंकि हम लोग अपारदर्शी वस्तु है, प्रकाश के मार्ग में आ गए तो हमारा क्या हो गया? शैडो प्राप्त हो गया, छाया प्राप्त हो गया। यह भी एक प्रकाश का गुण ही है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक, जो प्रकाश की चाल है निर्वात में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकंड में अगर हम लोग देखेंगे तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, या फिर आप लोग कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो आप लोग ये लिख दीजिएगा, और अगर मीटर में पूछ देगा तो आप लोग ये लिख दीजिएगा, यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गई आपकी प्रकाश के कुछ गुण, कुछ फैक्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के बारे में, उसके रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक ना? तो हम लोग मुख्यतः इसमें 2 प्रकार की वस्तुओं को पढ़ेंगे। ठीक, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी अप्रदीप्त वस्तुएं। 2 ही प्रकार की वस्तुएं हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वे कौन कौन सी? प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, तो जो पहला है प्रदीप्त वस्तुएं, चलिए इसको देख लेते हैं, इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं कि आखिर प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग लुमिनियस थिंग्स कहते हैं। ठीक, तो वस्तु यानी कि वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे या मुक्त करे। कहने का मतलब यह है कि वैसी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश हो, या फिर जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्या है? सूर्य यानी सन। सन क्या है? सन एक प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश होता है। इसे हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं क्योंकि ये प्रकाश को मुक्त करता है। ठीक, ये तो हो गया आपके प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण। अब दूसरा देख लेते हैं, जलता हुआ बल्ब। जलता हुआ बल्ब भी क्या है? आपका प्रदीप्त वस्तु है। ठीक, अगर बल्ब को बुझा देंगे, इसको बुझा देंगे, तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु के कैटेगरी में, क्योंकि यह जल नहीं रहा है। इसको हम लोग डायरेक्टली अब देख नहीं सकते हैं। अब कहीं से प्रकाश आएगा, इससे टकराएगा, तभी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अप्रदीप्त वस्तु को। यानी कहने का मतलब है वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे। ठीक, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, नॉन लुमिनियस थिंग्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख रहे हैं चंद्रमा को। अब आप लोग के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर, चंद्रमा तो रात में चमकता है, वो प्रकाश देता है, वो अपनी चांदनी बिखेरता है, तो इसको अप्रदीप्त आप क्यों कह दिए? तो मैंने पहले बताया कि अप्रदीप्त
प्रदीप्त उन वस्तुओं को कहते हैं जिनके पास अपना प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यह करता क्या है कि जो सूर्य से जितने प्रकाश की किरण आती है, इस पर पड़ती है, उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, फिर चारों दिशाओं में क्या करता है, फैला देता है, पुनः छोड़ देता है। उसी के वजह से हमें चांद दिखाई देता है रात में, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं चांद अपनी चांदनी फैला रहा है, लेकिन इसके पास अपना चांदनी भी नहीं होता है, इसके पास अपना रोशनी नहीं होता है। यह सूर्य की रोशनी को सोख कर फिर वातावरण में मुक्त कर देता है, ठीक। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब कोई कण किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणों के ऊर्जा को अवशोषित करके फिर वातावरण में मुक्त कर दे, तो प्रकाश के ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे, जो कि ये मौन करता है, ठीक। तो ये हो गई प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, टेबल। टेबल भी क्या है, अप्रदीप्त है। क्यों अप्रदीप्त है, क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं। अगर इस कमरे में हम अगर अंधेरा कर देंगे तो हम भी नहीं दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि प्रकाश आएगी नहीं, हमसे टकराएगी नहीं और आपके आंखों तक जाएगी नहीं, तब तक आप हमें नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैं अप्रदीप्त वस्तु हूं, मुझमें प्रकाश नहीं है। मैं आपको इनडायरेक्टली दिख रहा हूं, क्योंकि वो प्रकाश आ रही है, मुझसे टकरा के आपके आंखों तक जा रही है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये आंख हो गया, ये हमारा आंख हो गया। चलिए देख लीजिए, उतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिगर पे क्या जाना है। ये देख लीजिए, ये क्या है, आंख है। ये क्या हो गया, टेबल हो गया। ये हो गया क्या, टेबल, मान लीजिए ये टेबल हो गया। और यह क्या हो गया, सूर्य यानी प्रकाश स्रोत हो गया। तो प्रकाश की किरण पहले यहाँ आएगी, इससे टकरा करके हमारे आंखों पर जाएगी, इधर से आई और इधर चली गई, तब हम लोग इस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण यहाँ से इस पे टकराएगी, फिर यहाँ से लौटने के बाद हमारे आंख पर जाएगी, तब हम लोग को क्या ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक। इसी को क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। आई होप आप सब ने इसको बहुत अच्छे से जान लिया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ। अगर मेरा समझाया हुआ आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए कि एग्जाम में आपका 90+ स्कोर होने वाला है, ठीक है। पहले हम लोग एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों से। सबसे पहले हम लोग क्लास को यानी कि अपने चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे, 2 से 3 वीडियो में आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव कराना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारा चीजें मैं बता दे रहा हूं, आप लोग अपने से सब्जेक्टिव कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव क्लास आपको कराऊंगा, जितना हो सके आपको वीवीआई क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाए, ठीक है। तो ये हो गया अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किरण पुंज। तो किरण पुंज को जानने से पहले हमें किरण के बारे में जानना चाहिए, ठीक। क्योंकि किरण के बारे में नहीं जानेंगे तो किरण पुंज के बारे में क्या जानेंगे। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो किरण के बारे में जानते हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो किरण के बारे में जानते हैं, कमेंट कर देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आप सब, किरण क्या है। तो जैसे हम लोग को चलने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है, एक सड़क की जरूरत होती है, वैसे ही प्रकाश को चलने के लिए भी एक सड़क की जरूरत होती है, एक मार्ग की जरूरत होती है। तो प्रकाश जिस पथ पर चलती है, ठीक, प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते, किरण कहते हैं, सॉरी बच्चों। प्रकाश यहां से निकल रही है और जिस रास्ते से ये जा रही है, इस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रकाश पुंज यानी कि किरण पुंज, बीम किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज यानी कि बीम कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं,
किरण पुंज कहते हैं। इसके पहले आप लोगों ने जाना कि किरण किसे कहते हैं, लेकिन उसी किरणों के समूह को, उसी के झुंड को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश स्रोत से जितनी भी किरण आती है वो एक किरण कभी नहीं आएगी, जब भी आएगी प्रकाश की किरणों का समूह ही आएगा। ठीक, तो उसी को समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ठीक, तो किरण पुंज हमारा बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। यही 3 प्रकार के किरण पुंज हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए आप लोग को इस फिगर में समझा देता हूं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ये देखिए यहां से ये प्रकाश की किरण जा रही है ना, तो आप लोगों ने नोटिस किया इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, सेम है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। प्रकाश के किरणों का समूह क्या जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। जब प्रकाश की किरणों का समूह एक दूसरे के समानांतर जाए या फिर समानांतर गति करे, वैसे किरणों के समूह को क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज वैसे किरणों का समूह जो एक बिंदु स्रोत से होकर बहुत सारी चारों दिशाओं में फैल जाता है। देखिए एक बिंदु से निकला है प्रकाश का किरण और इधर एक चला गया, इधर एक चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया बहुत सारी दिशाओं में, लेकिन निकला है कहां से, एक बिंदु से निकला है। ठीक, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज। यानी कि वैसा किरणों का समूह जो एक बिंदु से होकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, अभिसारी किरण पुंज। ठीक, यानी कि कन्वर्जिंग बीम। तो वैसा किरणों का समूह जो अलग अलग प्रकाश स्रोत से होते हुए एक बिंदु पर आके मिलती है, यहां से होके यहां आया, यहां से भी यहां आया, यहां से आया और यहां पे चला गया, एक बिंदु पे आ गया। तो वैसे किरणों का समूह जो कि अलग अलग बिंदु स्रोत से होके एक पॉइंट पर मिल जाए, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए, वैसे किरणों के समूह को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक, एग्जाम में ये सब 1-2 नंबर में पूछ देता है कि अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज को परिभाषित करें। ठीक, तो आप लोग परिभाषित कर दीजिएगा ना, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको इन सभी चीजों की वीडियो पीडीएफ प्रोवाइड की कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, देखिए हमारे जो इस रिफ्लेक्शन जो चैप्टर है, इसमें हम लोग को तीन पदार्थ के बारे में पढ़ना है, 3 पदार्थ के प्रकार के बारे में पढ़ना है। कौन कौन, पहला पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। इस चैप्टर में हम लोग को 3 पदार्थ के बारे में पढ़ना है, 3 प्रकार के पदार्थ के बारे में। पहला क्या है, पारदर्शी पदार्थ, दूसरा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, और जो तीसरा है वो क्या है, पारभासी पदार्थ। क्या है, पारभासी पदार्थ। हमें 3 प्रकार के पदार्थों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। कौन कौन है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा पारभासी पदार्थ। चलिए देख लेते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके, इसके नाम से ही इसका डिफिनेशन पता चल जाता है, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कांच को ले लीजिए, कांच यानी शीशा, शीशे के हम लोग आर पार देख लेते हैं ना, तो क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया। और हम लोग डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिसके आर पार
देखा जा सके उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, नहीं देखा जा सके, यानी कि कहने का मतलब है, एग्जाम्पल ले लीजिए, बुक, बुक यानी कि किताब। क्या किताब पारदर्शी है या अपारदर्शी? अपारदर्शी है, क्योंकि किताब के आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, किताब के आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अब देखिए पारभासी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज। अगर कागज में हम लोग तेल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, परभासी बन जाएगा, उसके आर पार हम लोग धुंधला धुंधला देख पाएंगे। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिसके आर पार हम लोग धुंधला देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ। ये तीनों पदार्थ की ये तीनों क्या है, प्रकार है, जिसको मैंने बता दिया एक एक करके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आप लोग लिख दीजिएगा कि वैसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसे अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके आर पार धुंधला देखा जा सके, धुंधला धुंधला दिखाई दे, उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही हमारा मेन चैप्टर का बेस है। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम लोग पहले यहां देख लेते हैं, ये क्या है, एक समतल दर्पण है। क्योंकि समतल दर्पण बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड होता है, बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। तो जितना चमकीला पदार्थ होगा वह प्रकाश का परावर्तन उतना ही अच्छा करेगा। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तो बहुत सारी वस्तुएं करती हैं, जैसे कि ये भी प्रकाश का परिवर्तन कर रहा है, बिना प्रकाश के परिवर्तन किए इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये भी कर रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रकाश का परिवर्तन कौन करता है, एकदम चिकनी या फिर जो चमकदार वस्तु होती है जिसके एक सतह को पॉलिश्ड किया रहता है, वो सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन करता है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी चिकनी या फिर चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट जाता है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए यहां से प्रकाश का किरण आ रहा है, यहां से आ रहा है और फिर वापस चला जा रहा है, आ रहा है, यहां से जा रहा है। ठीक, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यहां से एक आया प्रकाश का किरण, फिर वापस उसी माध्यम में लौट गया, आके फिर वापस लौट गया, इसी टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, ऐसे तो परावर्तित बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि साउंड भी परावर्तित होती है। गेंद को हम लोग अगर यहाँ से फेंकेंगे इस पे दीवार पे, वो भी परावर्तित होकर आ जाएगी, लेकिन हमें मेन क्या पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन को। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश का किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। तो जो प्रकाश की किरण सतह से टकराती है या फिर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये किरण है, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जो टकराने के बाद फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जो किरण, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, और टकरा के लौट जाने वाले किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक, और इस पर एक हम लोग नॉर्मल खींचते हैं इस पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण आके मिलती है यानी कि परावर्तित होती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर जो प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट जाती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये भी एक नंबर में पूछ सकता है, पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि आपतन बिंदु किसे कहा जाता है। ठीक, जिस बिंदु पर प्रकाश का किरण टकराता है उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है,
इस पर हम लोग एक नॉर्मल खींचते हैं जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, जो कि 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। टकरा के लौट जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और इस पे जो एक नॉर्मल खींच देते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है इस पॉइंट पर, उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। ठीक, और अभिलंब और आपतन किरण के, आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तित कोण कहेंगे। ठीक, जैसे कि आपतन कोण, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, छोटी आई से डिनोट करते हैं। ठीक, और परावर्तन कोण को, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या कहता है, फिजिक्स में पूरा तो नियम ही पढ़ना है। ठीक, ये सब पढ़ के हम लोग फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक ना, तो हमें जो अभी पढ़ना है वो क्या है, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिजिक्स में हमारा जो परावर्तन का नियम है वो दो है। कितना है, दो। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तीनों एक ही तल यानी कि एक ही प्लेन में होते हैं। इसको मैं आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी तो कुछ मतलब प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आईना नहीं है। एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं प्रकाश के परिवर्तन का, उसमें आप लोगों को स्पष्ट रूप से मैं दिखा दूंगा कि प्रकाश कैसे परिवर्तित होती है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, इधर से प्रकाश आया और इधर लौट गया, यानी कि इस प्लेन से आया और उसी प्लेन से लौट गया। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो तीनों किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में यानी एक ही तल में होते हैं। अगर इधर से आएगा तो इधर चला जाएगा, इधर के बाद रजित किया रहता है। ठीक, अब देख लीजिए एक और, अगर इधर से आएगा प्रकाश का किरण तो फिर इधर लौट जाएगा। ठीक, ये भी एक ही प्लेन में हो गया। ठीक, इसको भी मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा एकदम प्रैक्टिकल करके, तो वो मिस मत करिएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस प्लेन पर आपतित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब होगा, वो एक ही तल में यानी कि एक ही प्लेन में होगा। ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगा। ठीक है, एक ही प्लेन में होगा। यह परावर्तन का पहला नियम है। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं। जो परावर्तन का दूसरा नियम है वो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि जो ये कोण है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों जो कोण हैं, एंगल आई और एंगल आर, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग प्रकाश को क्या करेंगे, एंगल में परिवर्तन करेंगे। अगर यहाँ से 60 डिग्री का कोण हम लोग 60 डिग्री के कोण से अगर परिवर्तित कराएंगे तो वो 60 डिग्री के कोण से ही परिवर्तन हो जाएगी। जैसे कि एंगल आई अगर 30 डिग्री होगा तो एंगल आर भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इसको जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक, ये है परिवर्तन का दूसरा नियम। क्या है, आपतन कोण और परिवर्तन कोण के, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया उतना आप लोगों ने समझ लिया होगा, एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मैं आप लोगों के लिए एक डाउट क्लास ला दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट को देखते हुए। अगले पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज के बारे में। किसके बारे में, इमेज के बारे में। अगर कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग सिर्फ कमेंट करते रहिए। ठीक है, आपका कमेंट हमें अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने में मदद करेगा। ठीक, और एक बात और, हम लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला दीजिए। तो आप लोग को भी मेहनत करना जरूरी है। ठीक, आप लोग भी मेहनत करिए, पढ़िए और हमारा नाम रोशन करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।